स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है क्वांटम नंबर। ये क्वांटम नंबर्स का जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के लिए। तो शुरू करते हैं। मैं हूँ शुएब पंवर, आप मुझे देख रहे हैं दी प्रोटॉन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। ये जो टॉपिक है क्वांटम नंबर्स, ये हमें मिला जो श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन थी उससे हमें मिला। ये क्वांटम नंबर्स जो टॉपिक है ये हमें बताता है कि एक शेल के अंदर कितने सब शेल्स होते हैं और एक सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, और वो ऑर्बिटल्स किन एक्सिस पर होते हैं, किन एक्सिस पर वो ओरिएंटेट करते हैं। तो शुरू करते हैं हम। ये बहुत ही इजी और बेसिक हमें टॉपिक जो है मिलता है केमिस्ट्री के एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में, क्वांटम नंबर्स। तो पहला हमारे पास जो क्वांटम नंबर होता है उसे कहा जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, जिसे हम डिनोट करते हैं एन से। एन को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा जाता है। ये एन रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द साइज and energy of shell, energy of a shell, ठीक है। ये हमें बताता है कि एक शेल की एनर्जी और साइज जो है वो कितनी होती है। इसकी वैल्यू शुरू होती है 1 से। इट्स वैल्यू स्टार्ट्स फ्रॉम 1, स्टार्ट्स फ्रॉम 1। इसकी वैल्यू 1 से शुरू होती है। उसके बाद जितनी एन की वैल्यू बड़ी होगी उस शेल की एनर्जी और उस शेल की साइज भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ एन, ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ एन, ग्रेटर इज द ग्रेटर इज द साइज, ग्रेटर इज द साइज एंड एनर्जी ऑफ शेल। जितनी एन की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी उस शेल की साइज और एनर्जी ज़्यादा होगी। फर्ज करें हमारे पास एन है 1 के इक्वल, तो उसे हम क्या बोलते हैं, के शेल। एन हमारे पास 2 के इक्वल है तो उसे हम एल बोलते हैं। एन हमारे पास 3 के इक्वल है तो उसे हम एम बोलते हैं। एन हमारे पास 4 के इक्वल होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे कम वैल्यू के की है, ठीक है, 1 है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, लीएस्ट होगी। इसकी एनर्जी क्या होगी, लीएस्ट होगी। उसके बाद साइज भी क्या होगी, इसकी लीएस्ट होगी, यानी कम होगी। लीएस्ट साइज किसकी, एल की। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से इन चारों में से ज़्यादा साइज किसकी होगी, इसकी होगी, ठीक है। और इससे ज़्यादा जो साइज है वो भी होगी जब n इक्वल टू 5 होगा, जब 6 होगा, 7 होगा तो ज़्यादा होगी। मगर यहाँ पर इनमें से n इक्वल टू 4 है, यानी n है, तो n की एनर्जी और साइज इन सब से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो हमें बताता है कि कैसे जो है शेल की एनर्जी और साइज बढ़ती है, ठीक है। अब हम अगला क्वांटम नंबर पढ़ते हैं जिसे बोला जाता है अजीमुथल क्वांटम नंबर। अजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा क्वांटम नंबर है जिसे हम अजीमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं। ये हमारे पास दूसरा क्वांटम नंबर है जिसे एन से डिनोट किया जाता है और इसे एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोला जाता है। एंगुलर क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर भी से कहा जाता है। ये हमें नंबर ऑफ सब शेल्स बताता है कि एक शेल के अंदर कितने सब शेल्स होते हैं। तो इट रिप्रेजेंट्स the number of subshells in a shell।
एक शेल के अंदर कितने सब शेल्स होते हैं ये हमें क्या कौन बताता है, ये हमें एल बताता है जो हमारे पास अजीमुथल क्वांटम नंबर है। उसके बाद ये हमें शेप भी बताता है, इट आल्सो रिप्रेजेंट्स दिस the shape of a subshell, ये हमें सबशेल का शेप भी बताता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो है वो शुरू होती है जीरो से। कहाँ से शुरू होती है? जीरो से। दी वैल्यू ऑफ, या फिर हम इसे एन से रिलेट करते हैं, और भी आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एन, there will be n value of L which starts from n-1। तो ये पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूँ। ये पॉइंट हमें बोलती है कि फर्ज करें हमें n की एक वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू हमें एक गिवन है, तो l की वैल्यू भी क्या होगी? n ही होगी। जो n की वैल्यू है वो भी n ही होगी, ठीक है। तो कहाँ से शुरू होगी? n-1 से। फर्ज करें हमारे पास n = 1 है, हमें पूछता है कि भाई आप हमें बताएं n की वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 है, ठीक है, गिवन वैल्यू ऑफ n, देयर विल बी n वैल्यू ऑफ n, मतलब l की वैल्यू भी n ही होगी, लेकिन शुरू कहाँ से होगी? n-1, मतलब उससे हम एक माइनस करेंगे। तो हमारे पास n की वैल्यू 1 है, माइनस करेंगे 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 0, ठीक है, मतलब l की वैल्यू क्या है? हमारे पास 0 है। तो आप देखें ये 0 भी एक वैल्यू है, 0 भी एक वैल्यू ही है ना। तो जब n = 1 है, ठीक है, यानी पहले शेल के अंदर कितने सब शेल होंगे? एक, क्योंकि ये भी हमारे पास एक वैल्यू है, और उसे हम बोलते हैं एस सब शेल। क्या बोलते हैं हम? एस सब शेल बोलते हैं। इस एस सब शेल का नंबर जो है वो क्या होगा? जो n का नंबर है, n का नंबर 1 है, तो इसका नंबर भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? फर्ज करें हमारे पास n = 2 है, तो हमसे पूछता है कि आप बताएं कि l की वैल्यू क्या होगी। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या है? हमारे पास 2, माइनस करेंगे हम 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1, ठीक है। तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? l की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी, ठीक है। ये हमने 0 लिख दी, ये s की वैल्यू हमने लिख दी 0। उसके बाद हम जो है लिखेंगे क्या? n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 1, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1, और इसे हम बोलते हैं p, ठीक है। इसको मैं 2s लिख देता हूँ क्योंकि ये शेल नंबर 2 है, ठीक है। तो n = 2 है, तो n की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। और जब n = 2 है तो उसमें कितने सब शेल होंगे? 2 सब शेल होंगे। कौन से? एक s और दूसरा p, तो इसका नंबर भी क्या आ जाएगा? 2p हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 2p। उसके बाद जब हमारे पास n = 3 है, n = 3 है, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? 3 माइनस करेंगे 1, तो हमारे पास जो है क्या आ जाएगी? वैल्यू 2, तो हम लिखेंगे 0, उसके बाद 1, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा जब n = 0 था तो उसकी वैल्यू उसकी जो सबशेल थी वो कौन सी थी? s। और जब n = 1 है तो उसका सबशेल कौन सा है? p। और जब p, और जब n हमारे पास 2 है तो उसका सब शेल कौन सा है? d है, ठीक है। मतलब n = 3, यानी तीसरे शेल के अंदर कितने सब शेल्स होंगे? 3, s, p और d। उनका नंबर क्या होगा? जो n का नंबर है, n का नंबर 3 है, यानी 3p 3d, ठीक है, 3s 3p और 3d। अब आते हैं जब n = 4 है तो क्या हो जाएगा? 4 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा? 3। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? पहले 0, फिर 1, फिर 2 और फिर 3। तो जब 0 होता है तो s बोलते हैं, 1 के लिए p बोलते हैं हम, 2 के लिए d और 3 के लिए हम क्या बोलते हैं? f। इनका नंबर क्या आ जाएगा? जो n का नंबर है 4s 4p 4d 4f।
ये हमारे पास एन और एल के अंदर रिलेशन आ गया। कैसे हमने एल की वैल्यू निकाली, हम एल की वैल्यू निकाली इस फार्मूले के हिसाब से, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है। जब एन 1 के इक्वल है तो उसमें एक सबशेल है जिसे हम 1s बोलते हैं, और जब n इज इक्वल टू 2 है तो उसमें दो सबशेल है जिसे हम 2s 2p बोलते हैं। जब n इज इक्वल टू 2 है तो उसके अंदर 3 है तो उसके अंदर कितने सबशेल्स हैं, 3, क्योंकि n का वैल्यू क्या है, 3 है। ये जो आप 2 देख रहे हैं ये हमने l का वैल्यू निकाला है, ये हमने d का वैल्यू निकाला है, ऐसे समझिए, ठीक है। तो जब n इज इक्वल टू 4 है तो l का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा कहाँ से शुरू होगा, n माइनस 1 से, यानी 0 से 3 तक, ठीक है। तो जब n इज इक्वल टू 4 है तो उसमें कितने सबशेल्स हैं, 4, s p d और f होते हैं, ठीक है। तो अब इन पर थोड़ी बात करते हैं कि इनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और इनका शेप जो है वो क्या होता है। तो आपने ये समझा कि हमारे पास 4 सबशेल्स होते हैं, कौन से, एस पी और एस पी डी और एफ, ठीक है। ये हमारे पास एस है, ये पी है, ये डी है और ये एफ। तो इसका एस का शेप होता है स्फेरिकल, इसका शेप क्या होता है, स्फेरिकल होता है, ठीक है। और ये जो पी है, पी का जो शेप है वो होता है डम्बेल। कौन सा शेप होता है इसका, डम्बेल होता है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, डम्बेल, डम्बेल इसे बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डी है, डी का जो शेप होता है वो डबल डम्बेल होता है, मतलब एक ऐसे डम्बेल हमने बना दिया, ठीक है। ये हमारे पास एक डम्बेल है, आप कंसीडर करें, ये हमारे पास एक डम्बेल है। तो ये हमारे पास एक डम्बेल है। तो दूसरा डम्बेल इसके बिल्कुल भी बीच में हम बना देते हैं। तो ये हमारे पास डी का शेप बन गया। मेरी इतनी ड्राइंग अच्छी नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं, हम बनाना ही तो है। तो ये हमारे पास डबल डम्बेल शेप है किसका, डी का। और एफ का जो शेप होता है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉम्प्लिकेटेड शेप होता है, यानी इससे ज़्यादा वो डम्बेल में होता है। तो सिर्फ आपको कंसीडर करना है, एस का शेप स्फेरिकल होता है, पी का डम्बेल होता है, और डी का हमारे पास क्या होता है, डबल डम्बेल, डबल डम्बेल, ठीक है। तो ये हमारे पास इनके शेप्स हो गए। अब ये शेप्स हमें मिल गए, अब हम ये पता लगाते हैं कि एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी के अंदर कितने, डी के अंदर कितने और एफ के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो हमारे पास एक फार्मूला है, वो फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास फार्मूला है 2 × 2l + 1। ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के लिए सबशेल के अंदर। हमारे पास 4 सबशेल्स हैं, एस पी डी और एफ। आपको पता है एस के लिए हमारे पास एल का वैल्यू 0 था, पी के लिए 1 था और डी के लिए क्या था, 2, और इसके लिए क्या था, 3 था, ठीक है। ये हमारे पास इनके एल के वैल्यू थे, किसके वैल्यू, एल के वैल्यू थे, ठीक है। तो अब यहाँ से हम निकालेंगे कि एक एक सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो मैंने लिखा 2, सबसे पहले मुझे एस में मालूम करना है, तो यहाँ पर 2 लिखा। एल का वैल्यू एस का क्या होता है, 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, प्लस करेंगे 1, तो 2 × 0 0, 0 + 1, 0 + 1, तो क्या हो जाएगा 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास 2, मतलब एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2, ठीक है। एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। उसके बाद अब हम पी पर आते हैं, तो 2 × पी का नंबर क्या है, 1, 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2, 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3, 3 × 2 क्या हो जाएगा, 6। तो यहाँ पर पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आ रही है। अब हम आते हैं डी पर, तो 2 × 2 + 1 क्या हो जाएगा, 2 × 2 4, 4 + 1 5, 5 × 2 क्या हो जाएगा, 10। मतलब डी के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एफ है, तो 2 × 3 + 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 × 3 6, 6 + 1 7, 7 × 2 क्या हो जाएगा,
14, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 14, यानी F के अंदर हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये हमने इलेक्ट्रॉन मालूम कर लिए कि एक सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो अब हमारे पास एक और क्वांटम नंबर है जिसे हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि उसके बिना ये टॉपिक भी अधूरा है। तो तीसरा हमारे पास क्वांटम नंबर है जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे हम m से डिनोट करते हैं। तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ये बताता है कि एक सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। पहले हमने क्या मालूम किया था? पहले हमने ये मालूम किया था कि एक शेल के अंदर कितने सब शेल्स होते हैं, मतलब n और l को हमने रिलेट किया था। अब हम रिलेट करेंगे m को और l को। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर m जो है हमें क्या बताएगा? m हमें बताएगा द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। इट रिप्रेजेंट्स the number of orbitals in a subshell, यानी एक सबशेल के अंदर कितने जो है ऑर्बिटल्स होंगे एंड देयर ओरिएंटेशन, और उनकी ओरिएंटेशन भी हमें m बताता है, ओरिएंटेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास m का रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो वो वैल्यू जो है माइनस से प्लस तक आती है। ठीक है, तो फॉर अ गिवन वैल्यू, ऑफ l, there will be l value, there will be 2l plus 1 value of l। ठीक है, जब हमें m की वैल्यू गिवन है तो l की वैल्यू गिवन है तो m की वैल्यू हमारे पास ये हो जाएगी। ठीक है, तो फर्ज करें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ l इक्वल है 0 के। ठीक है, उसके बाद l इक्वल है 1 के, l इक्वल है हमारे पास 2 के, और l इक्वल है हमारे पास 3 के। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास l इक्वल टू 0 था तो हमारे पास कौन सा ऑर्बिटल था? हमारे पास ऑर्बिटल था सबशेल था s। जब l इक्वल था 1 के तो हमारे पास p ऑर्बिटल था, सबशेल था, और l इक्वल था 2 के तो हमारे पास d सबशेल था, और n इक्वल टू 3 था तो हमारे पास f सबशेल था। अब हम ये मालूम करते हैं कि इन सबशेल्स के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, एक सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ऑर्बिटल्स मालूम करने के लिए हमें ये जो है फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं, जो हमें वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू कहाँ से रेंज करेगी। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ which ranges from -l to +l। ठीक है, ये स्टेटमेंट मैंने पूरी कर दी कि l के गिवन वैल्यू के लिए हमारे पास 2l + 1 वैल्यू होगी m की, जो कहाँ से शुरू होगी? which ranges from -l to +l। ठीक है, तो अब आप आए निकालते हैं, हम निकालते हैं कि s के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। किसके अंदर? s के अंदर। तो हम यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ करते हैं, 2 × s का नंबर क्या है? 0। 2 × 0 + 1 क्या आ जाएगा हमारे पास? हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि s के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे? s के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 1, क्योंकि वैल्यू हमें क्या मिला है? 1 मिला है। ठीक है, कहाँ से रेंज करेगा? -l से +l तक। तो हम इसको 0 कंसीडर करते हैं।
क्योंकि बहुत सारे बुक्स में इसे ज़ीरो कंसीडर किया जाता है। तो एस सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे? एक। ये हमारे पास एस सबशेल है और इसके अंदर जो है हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स होंगे? एक ऑर्बिटल होगा। अब आते हैं हम पी पर। तो पी में ऑर्बिटल्स मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? 2 इंटू एल का वैल्यू क्या है? 1 है, मतलब पी का वैल्यू यहाँ पर है 1 और प्लस करेंगे 1 से। 2 इंटू 1 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास एस का वैल्यू जो है 0 से शुरू होगा। तो यहाँ पर 3 वैल्यू मतलब 3 ऑर्बिटल्स हैं, देखिए आप 1 2 और ये 3। ठीक है, तो पी जो हमारे पास सबशेल है उसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 3। तो एक को हम बोलते हैं पी एक्स, दूसरे को पी वाई और तीसरे को पी जेड। ठीक है, 3 वैल्यूज है हमारे पास। कहाँ से शुरू होंगे? मैंने आपको बताया -l से +l तक। तो ये वैल्यू शुरू होता है -1, उसके बाद 0, उसके बाद +1 तक। 3 वैल्यू 3 ऑर्बिटल्स। बात समझ में आ गई? क्योंकि हमें रूल में ये बताता है कि वो वैल्यू जो हमें m की मिलेगी कहाँ से शुरू होगी? -l से +l तक, मतलब माइनस से प्लस तक जाएगी। तो हम यहाँ पर अगर इसको -1 देना वैल्यू दे दें और इसको 0 और इसको +1, ठीक है। अगर हम इसको +1 दें, इसको 0, इसको -1, तब भी ठीक है, कोई बात नहीं। अब आते हैं डी पर। तो डी में हमें ऑर्बिटल्स मालूम करने हैं। तो हम लिखेंगे 2 इंटू डी का नंबर 2 प्लस करेंगे 1, 2 इंटू 2 4, 4 + 1 क्या आ जाएगा? 5। तो ये 5 का वैल्यू जो है रेंज करेगा -2 के बाद -1 0 +1 और +2। ठीक है, यहाँ से रेंज करेगा। तो हमने ये पता लगाया कि डी के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5। कौन से? 1 2 ये 3 और ये 4 और ये 5। ठीक है, और इन पांचों के नाम क्या होते हैं? इसका नाम होता है DXY, इसका नाम होता है DYZ, इसका नाम होता है DXZ और इसका नाम होता है DXY DX² - Y², इसका नाम होता है DZ²। मतलब डी के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, और उनका नंबर जो है, इसको फर्स्ट कर हम कहते हैं -2, इसे हम -1 बोलते हैं, इसको 0, इसको +1 और इसको +2। ठीक, तो अगर हम उल्टा करें यहाँ पर +1 आए तब भी ठीक है। तो अब लास्ट वाला एफ जो है उसके अंदर हम मालूम करते हैं कि कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। तो 2 इंटू 3 + 1 क्या आ जाएगा? 7। मतलब एफ के अंदर 7 ऑर्बिटल्स होते हैं और उनकी वैल्यू जो है कहाँ से शुरू होती है? -3 -2 -1 0 1 2 और 3। ये 7 हमारे पास वैल्यूज आ गई और हमारे पास ये 7 ऑर्बिटल्स आ गए। 2 3 4 5 6 और ये 7। इनके नाम जो है वो ज़्यादातर हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, इसलिए हम इसके नाम जो है वो नहीं पढ़ते। लेकिन 7 ऑर्बिटल्स होते हैं एफ सबशेल के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक सबशेल के अंदर जो है वो ऑर्बिटल्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं कह देता हूँ -3 -2 -1 0 1 2 और ये 3। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे पास सिंपल मेथड था जिसके ज़रिए हम ये मालूम कर सकते हैं कि एक सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल क्या है, इनकी एक्सेस क्या है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। सिर्फ आप ये सब चीज़ें नोट करते जाएं। तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ और अब हमारे पास फाइनल जो एक छोटा सा क्वांटम नंबर है उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप ये लिखें, मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। लिखिए, आप लिख गए? ठीक है, मैं मिटा देता हूँ। तो अब हमारे पास चौथा क्वांटम नंबर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। मैं आपकी सजेशंस को वेलकम करता हूँ। अगर आपको कोई सजेशंस है हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में, स्टडी के बारे में, हमारे कंटेंट के बारे में, तो मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। आप कमेंट में हमें बता सकते हैं।
तो चौथा क्वांटम नंबर है हमारे पास, जिसे बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर एस से इसे डिनोट किया जाता है। ये स्पिन क्वांटम नंबर जो है ये हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे जो है रिवॉल्व करेगा। क्योंकि फर्ज करें हमारे पास एक सबशेल है, एक हमारे पास ये सबशेल है, ठीक है, इसके अंदर, या फिर ये हमारे पास ऑर्बिटल है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक है और हमारे पास दूसरा है। तो ये स्पिन क्वांटम नंबर हमें कहता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये अपोजिट में जो है स्पिन करेंगे। एक अगर क्लॉकवाइज करेगा तो दूसरा कैसे करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, अगर एक क्लॉकवाइज करता है तो उसका वैल्यू होता है +½ अगर दूसरा एंटी क्लॉकवाइज करता है तो उसका वैल्यू होता है -½ सिर्फ यही चीज जो है हमें कौन बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर। इट रिप्रेजेंट्स the spin of electron, it rotates या फिर it spins clockwise or anti-clockwise ठीक है। तो ये हमें कौन बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर। ये हमें बताता है कि अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज जो है वो स्पिन करता है तो उसका वैल्यू आ जाएगा +½ या +½ अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, -½ ठीक है। तो यही चीज़ जो है सिर्फ और सिर्फ क्या कौन बताता है, ये हमें बताता है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो आप इसे नोट करें। अब मैं आपको इन चारों क्वांटम नंबर्स का रिलेशन बताता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। इसलिए टीचर्स बोलते हैं और हम भी आपको बोलते हैं कि वीडियो आप एंड तक देखें। बहुत सारे बच्चे शुरुआत में कुछ टर्म्स देखकर चले जाते हैं, फिर उनको पता ही नहीं चलता कि लास्ट में क्या हुआ। तो फर्ज करें ये हमारे पास एन है, ये हमारे पास एल है और ये हमारे पास क्या है, एम है और हमारे पास जो है ये एस है। ठीक है, तो एन जब इक्वल होता है 1 के तो एल इक्वल होता है 0 के और एम भी किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। ठीक है, और एस जो है यानी इसके अंदर एक सबशेल है, एक ऑर्बिटल है, तो एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप ये बात समझ लें, पहले हमने ये निकाला था कि एक सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैंने आपको फार्मूला भी लिखवाया था 2 × 2l+1। ठीक है, तो इसमें से हमें पता चला था कि एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद पी के अंदर 6, डी के अंदर 10, एफ के अंदर 14। तो ऑर्बिटल के अंदर जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एस का वैल्यू यहाँ तो उनके लिए +½ होगा, यहाँ तो -½ ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन में से एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो n अगर इक्वल है 2 के तो l इक्वल होता है 0 के और 1 के। ठीक है, और जब l इक्वल 0 होता है तो उसे हम s बोलते हैं। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या होता है, 1s। और n इक्वल 2 है तो ये हमारे पास 0 और 1, तो इसे हम बोलते हैं s और p और इसका नंबर n का होता है 2s और 2p और ये क्या होता है, ये हमारे पास -1 0 और हमारे पास +1। बात समझ में आ रही है। उसके बाद आते हैं जब n इक्वल 3 होता है तो n इक्वल होता है 0 1 और 2 के और ये हमारे पास कौन से सबशेल होते हैं, एस पी और डी। इनका नंबर कौन सा होता है, जो हमारे पास n का नंबर होता है तो 3s 3p और 3d। और इसका वैल्यू हमारे पास क्या होता है, आपको पता है डी के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं तो -3 -2 0 1 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ तो वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेंगे और क्लॉकवाइज करेंगे। अगर 2 हैं तो 2 में से एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद अगर n हमारे पास इक्वल टू 4 है तो l किसके इक्वल होता है,
एन इक्वल होता है 0, 1, 2 और 3 के। और कौन से सब शेल होते हैं, एस, पी, डी और एफ। और इनका नंबर क्या होता है, जो एन का नंबर होता है मतलब 4s, 4p, 4d, 4f, ठीक है। और एम का वैल्यू क्या होता है -3। ये हमारे पास 3, अच्छा ये सॉरी ये हमारे पास ये नहीं आएगा डी के अंदर, सॉरी ठीक है। तो ये हमारे पास -2, -1, 0, 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ पर जब n इक्वल 0 है तो n इक्वल होगा 0, 1, 2, 3 के, और m इक्वल होगा -3, -2, -1, 0, +1 और +2 के। तो s का वैल्यू क्या होगा, s का वैल्यू जो है वो या तो इसमें जो पॉजिटिव हाफ होगा या नेगेटिव हाफ होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल रिलेशन है इन सब क्वांटम नंबर्स का आपस में। तो ये हमारे पास क्वांटम नंबर्स थे। मेरे ख्याल से आपको ये लेक्चर जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो है मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हमारे पास ऑर्बिटल्स है इनकी एक्सिस क्या होती है। तो आप ये लिखें, मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं आपको एक्सिस बता देता हूँ कि हमारे पास जो ऑर्बिटल्स होते हैं एस, पी, डी और एफ के अंदर उनकी एक्सिस क्या होती है। तो अब हम जो ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे पास उनकी शेप्स देखते हैं और उनकी ओरिएंटेशन देखते हैं कि उनकी ओरिएंटेशन क्या होती है। तो सबसे पहले हमारे पास पी सबशेल होता है। तो ये हमारे पास जो पी सबशेल होता है इसके अंदर आपको पता है 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये हमारे पास पी सबशेल है, तो इसको हम बोलते हैं पी एक्स, पी वाई और पी जेड। इसका शेप होता है हमारे पास डम्बेल। इसका शेप कैसे होता है, हमारे पास डम्बेल होता है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास पी ऑर्बिटल का शेप है। और ये हमारे पास पी सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं जिन्हें हम पी एक्स, पी वाई और पी जेड बुलाते हैं। तो अब हम ये जानते हैं कि इनको पी एक्स, पी वाई, पी जेड क्यों बोलते हैं। तो ये जो पी एक्स होता है ये ओरिएंट करता है एक्स एक्सिस के अलांग, ठीक है। तो फर्ज करें हमारे पास ये जेड एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। तो ये जो पी एक्स है ये एक्स एक्सिस के अलांग लाई करता है। ये इसकी लोब्स है। ये आप जो देख रहे हैं पी ऑर्बिटल, ये इसकी लोब्स होती है। इनको हम क्या बोलते हैं, लोब्स बोलते हैं। इन लोब्स के अंदर ही हमें इलेक्ट्रॉन मिलने की चांसेस होती है। अगर ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। तो इसकी जो लोब्स होती हैं पी एक्स की, वो एक्स एक्सिस पर लाई करती हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पी एक्स। ये हमारे पास पी एक्स है। अब आते हैं पी वाई पर। ये हमारे पास फर्ज करें ये हमारे पास है वाई एक्सिस, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास जेड एक्सिस है, ठीक है। तो इसकी जो लोब्स होती हैं वो वाई एक्सिस पर लाई करती हैं, ठीक है। ये उसकी एक्सिस है। मैं फिर से इसको अच्छे तरीके से बना लेता हूँ। ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये एक्स है और ये जेड है। तो इसकी लोब्स वाई एक्सिस पर लाई करती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, पी वाई ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल है, ये हमारे पास पी वाई ऑर्बिटल है जिसकी लोब्स वाई एक्सिस पर लाई करती है। तो अब हमारे पास पी जेड है। तो पी जेड की जो लोब्स होती हैं वो जेड एक्सिस पर लाई करती है। आप देखें ये हमारे पास एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये एक्स है और ये हमारे पास जेड है। तो उसकी लोब्स जो है कहाँ पर लाई करती है, जेड एक्सिस के अलांग लाई करती हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पी जेड बोलते हैं। तो ये हमारे पास ओरिएंटेशन हो गई किसकी, पी एक्स, पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल्स की। अब हम डी पर चलते हैं।
तो मैं इसे मिटा देता हूँ यहाँ पर। तो अब हमारे पास डी सबशेल है। डी सबशेल के अंदर आपको पता है कि 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये हमारे पास डी सबशेल है। इसका शेप होता है डबल डम्बेल। ये डबल डम्बेल इसका शेप होता है। इनको मैंने आपको बताया कि हम इसको लोब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? लोब्स बोलते हैं। तो डी सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स बन गए डी सबशेल के। तो पहले ऑर्बिटल को हम बोलते हैं डी एक्स वाई, दूसरे को हम बोलते हैं डी वाई जेड, इसको हम बोलते हैं डी एक्स जेड, और चौथे को हम बोलते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और लास्ट वाले को हम बोलते हैं डी जेड स्क्वायर। तो इन 5 ऑर्बिटल्स को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डी एक्स वाई की जो ओरिएंटेशन है उसको देखते हैं। तो सेम ही हमारे पास फर्ज करें ये जेड एक्सिस है, ये हमारे पास वाई है, और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। तो डी एक्स वाई जो है उसकी लोब्स लाई करती है एक्स और वाई के अलॉन्ग, सॉरी बिटवीन दी वाई एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारे पास वाई है, ये हमारे पास एक्स है। तो इसकी जो लोब्स होती हैं वो कहाँ पर लाई करती है? एक्स और वाई के अलॉन्ग दरमियान में, यानी बिटवीन में लाई करती है। तो ये हमारे पास वाई हो गई, वाई एक्सिस के बीच में, और ये एक्स एक्सिस हो गया हमारे पास, और यहाँ पर ये इसकी लोब हो गई, और ये हमारे पास इसकी और लोब हो गई। तो एक्स और वाई के बिटवीन लाई करती है डी एक्स वाई की लोब्स। इसको हमको बोलते हैं डी एक्स वाई। क्या बोलते हैं? डी एक्स वाई। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी लोब्स हो गई जो कहाँ पर लाई करती है? एक्स और वाई के दरमियान में। तो अब हम आते हैं यहाँ पर, हमारे पास दूसरा ऑर्बिटल है जिसे हम बोलते हैं डी वाई जेड। तो ये हमारे पास सेम एक्सिस हो जाएंगी, ये वाई, ये एक्स, और ये हमारे पास जेड। तो एक्स एक्स है, वाई है और जेड है, तो इसको हम बोलते हैं डी वाई जेड। तो सेम ही कहानी है, वाई और जेड के दरमियान इसकी जो एक्सिस है वो लाई करेंगे। ये हमारे पास जेड एक्सिस है, और ये हमारे पास है एक्स है। ठीक है, अब जो वाई एक्सिस है, ये देखिए आप, ये वाई है हमारे पास, तो ये हमारे पास जो है क्या है? ये हमारे पास इनकी ओरिएंटेशन है किसकी? डी वाई जेड की, जिसकी लोब्स जो है वो वाई और जेड के दरमियान में लाई करती है। ये हमारे पास डी वाई जेड की ओरिएंटेशन हो गई। अब आते हैं हम डी एक्स जेड की ओरिएंटेशन पर। तो अब हमारे पास है डी एक्स जेड। तो हमारे पास सेम एक्सिस है, ये वाई है और ये एक्स है, इसको हम जेड मान लेते हैं। तो इसकी लोब्स जो है वो कहाँ पर लाई करेगी? एक्स और जेड के दरमियान में। तो ये हमारे पास जेड है, ठीक है, ये हमारे पास एक्स है, ठीक है। तो अब इसकी लोब्स जो है कहाँ पर लाई करेगी? यहाँ पर। ये इसकी लोब्स है जो जेड और एक्स के दरमियान में लाई करती है। तो इन सब ऑर्बिटल की जो लोब्स हैं वो अलोंग द एक्सिस नहीं है, बिटवीन द एक्सिस है। तो इन सब ऑर्बिटल्स को, यानी तीनों को हम बोलते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि इनकी जो लोब्स हैं वो बिटवीन द एक्सिस लाई करती है, अलोंग द एक्सिस लाई नहीं करती। तो ये हमारे पास तीन ऑर्बिटल्स थे। अब हम चौथे और पांचवें ऑर्बिटल को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब हमारे पास दो ऑर्बिटल्स हैं जिनको अब हम पढ़ते हैं, और उनकी जो ओरिएंटेशन है उसको हम देखते हैं कि उनकी ओरिएंटेशन कैसे होती है। तो हमारे पास लास्ट दो ऑर्बिटल्स हैं। एक हमारे पास है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और लास्ट वाला है डी
जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हमारे पास सेम ही एक्सेस है, ये हमारे पास वाई है, ये एक्स है और ये हमारे पास जेड है। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसकी जो लोब्स होती है वो अलोंग दी एक्स और वाई एक्सिस लाई करती है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर इसकी लोब्स अलोंग दी एक्स एक्सिस लाई करेंगी। तो वाई है तो और कहाँ पर लाई करेगी, वाई पर। ठीक है, ये हमारे पास ओरिएंटेशन है किसकी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ओरिएंटेशन है किसकी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। इसमें जो लोब्स हैं किसकी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, वो वाई और एक्स एक्सिस के अलोंग लाई करती है। कहाँ पर लाई करती है, अलोंग लाई करती है। देखिए आप, एक्सिस के अलोंग है, ये बिटवीन नहीं है, अलोंग लाई करती है। उसके बाद लास्ट वाला हमारे पास है डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। तो ये हमारे पास सेम एक्स जेड एक्सिस है, ये हमारे पास वाई है, ये हमारे पास एक्स है। तो इसकी जो लोब्स होती है वो जेड एक्सिस के अलोंग लाई करती है। कहाँ पर लाई करती है, अलोंग दी जेड एक्सिस। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डी जेड स्क्वायर। और इसके बीच में एक रिंग होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम। ये हमारे पास डी जेड स्क्वायर है। और अब यहाँ पर एक सवाल है कि डी जेड स्क्वायर हम इसे क्यों बोलते हैं। हम इसे डी जेड स्क्वायर इसे बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है हमें इस एक्सिस के अलोंग मिलती है, इसलिए हम इसे डी जेड स्क्वायर बोलते हैं। तो ये हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स थे जो यकीनन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप फिर से इसे देखिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थैंक यू।